Page number 46. Back to basics. How are inscriptions deciphered? Deciphering ब्राह्मी. अच्छा जी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स ब्राह्मणी लैंग्वेज में लिखे गए हैं. ब्राह्मी लैंग्वेज को यूज अशोकन इंस्क्रिप्शन में हुआ है. अब 18th सेंचुरी से यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन स्कॉलर्स की हेल्प से मॉडर्न बंगाली और देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडी शुरू की और इनके लेटर्स मीन्स इनके अक्षरों को पुराने लेटर्स के साथ में कंपेयर किया. किस को? मॉडर्न बंगाली और देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडी करके इनके लेटर्स को कंपेयर किया पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स के लेटर्स के साथ में. अच्छा, स्कॉलर्स जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर रहे थे उन्होंने ये अज्यूम किया कि ये लेटर्स संस्कृत के हैं. उनको क्या लगा कि ये जो लेटर्स हैं ये संस्कृत के हैं, जबकि ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, ये जो पुराने इंस्क्रिप्शंस के लेटर थे ये प्राकृत में लिखे गए थे, ये संस्कृत नहीं थे. ओके, इसके कई डिकेड्स के बाद एपिग्राफिस्ट ने बहुत मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन इंस्क्रिप्ट को डिसाइफर किया 1838 में. मतलब उसको समझ लिया. अशोकन इंस्क्रिप्शन को किसने समझा? जेम्स प्रिंसेप ने, बड़ी ही मेहनत के बाद. कब? 1838 में. हाउ खरोस्ती वॉज रेड. ओके, तो हमने ये देखा कि किस तरह ब्राह्मी लैंग्वेज डिसाइफर हुई. अब खरोस्ती की कहानी बिल्कुल अलग है. खरोस्ती लैंग्वेज यूज होती थी कहाँ? नॉर्थ ईस्ट के इंस्क्रिप्शंस में. इंडो ग्रीक्स राजाओं ने जो कॉइन्स बनाए थे उन कॉइन्स की फाइंडिंग से इस लैंग्वेज को डिसाइफर करने में बड़ी ही आसानी हुई. इन कॉइन्स में क्या था? इसमें थे राजाओं के नाम जो ग्रीक्स और खरोस्ती स्क्रिप्ट्स में लिखे थे. और वो यूरोपियन स्कॉलर्स जो ग्रीक्स पढ़ सकते थे उन्होंने खरोस्ती लेटर का ग्रीक लेटर से कंपैरिजन किया. फॉर एग्जाम्पल, दोनों स्क्रिप्ट्स में मतलब कि ग्रीक में और खरोस्ती में अप्लोडोटस का नाम लिखने में एक ही सिंबल ए का यूज किया गया है. अब क्योंकि प्रिंसेप ने खरोस्ती में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन की स्क्रिप्ट को प्राकृत के रूप में पहचान लिया था. भाई उसने समझ तो लिया था लेकिन उसने क्या कहा था कि ये प्राकृत है. तो इससे बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना भी आसान हो गया. चलिए आगे बढ़े. हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. चलिए ये देखते हैं कि ये एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियंस किस तरह काम करते थे. तो इसके लिए अशोकन इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं. नोटवर्दी ये है कि इंस्क्रिप्शन में आप देखिए सोर्स 10 में रूलर का नाम अशोका नहीं दिया गया है, बल्कि अशोका ने जो टाइटल्स खुद के लिए रखे थे वो बताए गए हैं. जैसे कि देवान मपिया मतलब पियादासी, यानी कि देखने में सुंदर. अशोका नाम दूसरे इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है और उनके यहीं पर टाइटल भी मतलब सेम ही है. तो भाई सारे इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करके एपिग्राफिस्ट ने ये पता लगाया कि इन इंस्क्रिप्शंस के कंटेंट मतलब कि जो विषय है उसका स्टाइल, लैंग्वेज और पेलियोग्राफी किसे कहते हैं? एंशियंट राइटिंग की स्टडी करने को पेलियोग्राफी कहते हैं, उसको डिसाइफर करने को. तो मतलब कि ये क्या है कि इनका जो कंटेंट है, इनका स्टाइल, इनका लैंग्वेज और पेलियोग्राफी एक जैसा है. इसका मतलब ये सारे इंस्क्रिप्शंस किसी एक ही रूलर ने लिखवाए थे. अच्छा जी, एक चीज और नोटिस करने की है कि अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में कहा है कि उसके पहले के रूलर्स ने रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था. तो भाई अगर आप अशोका से पहले रूलर्स की हिस्ट्री देखते हैं तो आपको क्या लगता है, अशोका की ये बात सही होगी? हिस्टोरियंस को इन इंस्क्रिप्शंस को बार बार स्टडी करना पड़ता है ये जज करने के लिए कि ये इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, इन इंस्क्रिप्शंस पे लिखे हुए स्टेटमेंट्स सही हैं, प्लॉजिबल हैं और एक्सैजरेट किए हुए हैं, कि बड़ा चढ़ा कर तो नहीं लिखे गए हैं और ये क्या जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है. नोट करिए सोर्स नंबर 10 कि कुछ वर्ड्स को ब्रैकेट में लिखा है
तो एपिग्राफिस्ट ऐसा इसलिए करते थे ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। कहते हैं ना, कोई पहले वर्ड लिख दिया फिर उसका मतलब बताने के लिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो भाई वैसे ही उन्होंने भी कुछ किया। और ये काम एपिग्राफिस्ट बहुत केयरफुली करते थे, जिससे कि राइटर ने जो लिखा है उसका मतलब ही ना बदल जाए, क्योंकि वो तो अपना मतलब बता रहे हैं ना। तो ब्रैकेट में जो लिखा है उससे क्या होगा कि भाई आप ये अज्यूम कर लेंगे कि जो ब्रैकेट वाला लिखा है वो करेक्ट है। तो वो बड़े ही केयरफुली उसका मतलब लिखते थे ताकि उसका जो रियल मतलब है वो चेंज ना हो जाए। तो हिस्टोरियंस को और भी असेसमेंट करने पड़ते थे और भी बड़ी चीज़ें देखनी पड़ते थे जब वो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते थे। जैसे अगर राजा का ऑर्डर जो है, राजा ने कोई ऑर्डर दिया और वो कहाँ लिखा है, जो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स, मतलब कि जो सड़कें हैं जो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो रास्ते उसके किनारे जो नेचुरल पत्थर हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा है उसमें, राजा के ऑर्डर्स। तो क्या हम ये माने कि उस रास्ते से गुजरने वाले लोग वहां रुकते थे और उसे पढ़ते थे? अब ज्यादातर लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या पाटलिपुत्र में यूज होने वाली प्राकृत लैंग्वेज को पूरे सब कॉन्टिनेंट में पढ़ा और समझा जाता था? क्योंकि लैंग्वेज तो भाई वो पाटलिपुत्र की प्राकृत थी और उसी प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखा था। तो इसका मतलब हम यही तो माने कि क्या ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस लैंग्वेज को पढ़ा और समझा जाता था? क्या राजा का ऑर्डर फॉलो किया जाता था? तो भाई ऐसे कई सवालों का जवाब पाना आसान तो नहीं है ना। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स का एविडेंस हमें मिलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन में। सोर्स 11 देखिए आपके यहाँ, जिसे अशोका के एंग्विश मतलब दुख के रूप में इंटरप्रेट किया गया है, और ये भी बताता है कि वॉर के बाद उसके एटीट्यूड में क्या चेंज आया था। अगर हम इसको इसके फेस वैल्यू में न जाकर, मतलब कि जैसा लिखा है वैसा न समझकर कोई और मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, अशोकन इंस्क्रिप्शन उड़ीसा से मिले हैं, लेकिन उसके दुख को, उसके एंग्विश को डिपेक्ट करने वाला, दिखाने वाला कोई भी इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में नहीं मिला। मतलब कि जिस जगह को उसने जीता था वहां उसके दुख को बताने वाला इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। अब चलिए आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि इन इंस्क्रिप्शन से हमें जो जानकारी मिलती है उसकी भी कोई लिमिट है। ठीक, कई बार टेक्निकल लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि वर्ड्स बहुत हल्का इंस्क्राइब किया हुआ है जिसे पढ़ना ही मुश्किल है। साथ ही या तो ये हो सकता है कि इंस्क्रिप्शन डैमेज हो सकते हैं, और जिससे कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिस हो सकते हैं। इसके अलावा इन इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग को भी आप नहीं जान सकते, क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शन किसी खास जगह या किसी खास टाइम पीरियड के लिए लिखे गए हैं। ठीक, तो कई हजार इंस्क्रिप्शन मिले हैं वैसे तो, लेकिन सभी डिसाइफर नहीं हुए हैं और ना ही वो पब्लिश हुए या उनके ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे रहे होंगे जो वक्त के साथ खत्म हो गए। तो जो आज इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं हमें, तो वो तो एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शंस हैं, जो कि जितने इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसे हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मानते हैं। हमारे लिए वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये चीज़ें इंस्क्रिप्शंस में लिखी गई हो। फॉर एग्जाम्पल रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, भाई जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी बेस होती है एग्रीकल्चर, अब जो किस तरह से खेती की जाती थी, क्या किया जाता था, जिंदगी में क्या सुख दुख थे, उनका तो कोई इंस्क्रिप्शंस में मेंशन नहीं है। क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में तो क्या लिखा जाएगा, बड़े बड़े इवेंट को मेंशन किया जाता है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस उस आदमी की आइडियोलॉजी को दिखाते हैं, वो आदमी क्या सोचता है जिसने उसे कमीशन्ड करवाया, मतलब कि उसको लिखवाया। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.